हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS50S क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पूरे DNA के बारे में। आखिर DNA होता है क्या, है ना। जो सुंदर सुंदर अच्छा दिख रहा DNA है ना, आखिर DNA होता है क्या, पूरे अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। DNA को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कोशिका। हमारे शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, काफ़ी ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। कहने का मतलब कि यदि एक कोशिका को हम इस तरह से निकालते हैं और उसको जूम करते हैं तो उसके अंदर में केंद्रक मिलता है। क्या मिलता है? केंद्रक मिलता है। और उस केंद्रक को यदि जूम करते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। और उस क्रोमोसोम को यदि जूम किया जाए ना तब मिलता है DNA। सोचो कितने अंदर में उसको बारे में डिस्कस किया होगा, इस DNA के बारे में, है ना। कितने अंदर में इस DNA के बारे में डिस्कस किया होगा। आज हम उन्हीं सब के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये वीडियो जो देख रहे हैं ना सारे के सारे पूरी अच्छे से ध्यान देंगे, है ना, और समझेंगे। एक भी ऐसा बात नहीं होगा जो समझ से बाहर होगा। पूरे अच्छे से मैं बता दूं, एक भी ऐसा बात नहीं होगा जो समझ से बाहर होगा। और पूरे कंपटीशन तक, लगभग कंपटीशन तक इतना से ज़्यादा क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता। ज़्यादा बकवास न करते हुए चलते हैं अपने DNA के बारे में, है ना। सबसे पहले कहा जाता है कि DNA जो शॉर्ट फॉर्म नाम है, क्या है? शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो DNA का फुल फॉर्म कहा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। बात समझा रहे क्या? तो समझना कि DNA को यदि कोई फुल फॉर्म बोले तो क्या बोलना? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन दूसरी बात कि DNA आखिर होता है सबसे ज़्यादा कहाँ? तो DNA कहे तो सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है। यदि उसके बाद बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में बोले तो पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पेड़ पौधों के किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा DNA कहाँ पाया जाता है भाई, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। और नहीं सॉरी, सबसे ज़्यादा DNA कहे तो केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद कहे तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। ध्यान देना कि 0%, ये जो हम तीसरा बात बता रहे हैं क्या, कि 0.2% सभी सजीव या निर्जीव वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बात ज़बरदस्त है, बात समझेंगे। कितना परसेंट? 0.2% है ना, जो कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं अपना हाथ यहाँ पे टच करते हैं तो समझ लेना कि मेरा 0.2% DNA यहाँ पे चला गया, है ना। ये भी नहीं बात समझ में आती। इतना समझ सकते हैं क्या कि जब मोबाइल है ना, मोबाइल के फिंगरप्रिंट पे जब अपना फिंगर टच करते हैं तो क्यों लॉक खुल जाती है? इसलिए लॉक खुल जाती है क्योंकि वो फिंगरप्रिंट पे ना मेरा जो फिंगर मैंने सटाया और वो 0.2% क्या हो गया? DNA उस फिंगरप्रिंट पे चला गया और इसीलिए वो आसानी से लॉक खुल गया, है ना। कभी कभी ये भी देखते हैं कि जब मूवी वगैरह, या मूवी क्या रियलिटी में भी देखते हैं क्या, कि जो भी ये आतंकवादी लोग या, है ना, और भी लोग हत्या कर देता किसी को क्या कर देता? हत्या कर देता, अपने बंदूक से हत्या कर देता। तो बंदूक से हत्या कर देता तो पुलिस जो आती है ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो, है ना, उस छोटा हुआ पिस्तौल को अपने हाथों से नहीं उठाता। इसलिए नहीं उठाता, वहाँ पे रुमालों से उठाता है। इसलिए नहीं हाथों से अपना उठा पाता क्योंकि मेरा ये 0.2% है ना DNA उस पर न चला जाए, है ना। आप बताओ, जब वो पुलिस रुमाल से उठाएगा तो इससे क्या पता चलेगा कि आखिर उसका DNA, पुलिस का DNA तो रुमाल पे ही रह गया, लेकिन जो वो इस तरह से किया होगा, हत्या किया होगा, उसका तो DNA वहाँ पे छपा हुआ होगा, है ना। कितना परसेंट? 0.2%। तो वो बंदूक उठाएगा और ये जांच करेगा मेडिकल के रूप में, है ना। तो बताओ 0.2% DNA पता चल जाएगा किसका है, किसकी हाथ है, आराम से पता चल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि 0.2% DNA या सजीव या निर्जीव वस्तु में क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। तीसरा बात क्या है कि DNA का संरचना 1953 ईस्वी में बर्टसन क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? बर्टसन क्रिक ने दिया था। कितने ईस्वी में? तो 1953 ईस्वी में। हमेशा के लिए याद करना कि DNA का संरचना सबसे पहले बर्टसन एंड क्रिक ने दिया था। कितने ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। हालांकि खोज अलग किया है ना, और इसका संरचना अलग दिया। संरचना किसी और ने दिया, खोज किसी और ने किया। इसका संरचना, ठीक है, संरचना जब पता किया ये किसने? बर्टसन एंड क्रिक ने, तो बताया कि इसका संरचना कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, मतलब द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है। तो कोई बोलेगा कि DNA का संरचना कैसा होता है, तो बताना कि DNA का संरचना द्विकुंडलित होता है ना।
अभी ये फिगर के माध्यम से जस्ट समझाने वाले हैं। यह अनुवांशिक कार्य के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? अनुवांशिक कार्य के लिए, मतलब कि डीएनए से हम किसी का खानदान, किसी का वंश को पता कर सकते हैं कि किसका वंश का ये है। जैसे मान लो कि किसी का बच्चा ओरिजिनल है या नहीं, ये अपना डीएनए के इन्फॉर्मेशन से हम अपना पता कर सकते हैं। डीएनए से हम पता कर सकते हैं कि बच्चा किसका है ना, ये सही बच्चा है, ओरिजिनल बच्चा है या नहीं, है ना। तो यही बात समझ में आ गया होगा। केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। ये बात मैंने बोल दिया कि जब कोशिका को हम जूम करते हैं तो उसमें केंद्रक मिलता है, और उस केंद्रक में क्या पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो सबको पता है कि केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन उसी 23 जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है भाई, है ना, उसी 23 जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन डीएनए के अंदर में भी कुछ न कुछ रिसर्च किया गया। बताओ, सोचो कितना अंदर में अध्ययन किया गया होगा। डीएनए के बारे के अंदर में भी रिसर्च किया गया। तो डीएनए के अंदर में क्या मिला भाई? तो डीएनए के अंदर में क्या मिला? जीन मिला। अभी तुरंत हम फिगर के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, है ना। एक बात समझेंगे, फिर से हम इस बातों को हम रिप्लेसन करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझना है कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए सबसे ज़्यादा केंद्रक में पाया जाता है ना। उसके बाद बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे में बोले तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। 0.2% डीएनए सजीव या निर्जीव में क्या होता है भाई? ट्रांसफर हो जाता है ना जी, समझेंगे, है ना। डीएनए का संरचना 1953 ईस्वी बर्सन एंड क्रिक ने दिया। किसने दिया? बर्सन एंड क्रिक ने दिया। कितने ईस्वी में? 1953 ईस्वी में। यह अनुवांशिक कार्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनुवांशिक कार्य के लिए होता है ना। केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, और उन सभी गुणसूत्रों में मतलब कहेगा कि 23 जोड़ी गुणसूत्र कहाँ पाया था? तो केंद्रक में, है ना। तो बोला कि डीएनए कहाँ पाया था? तो किस में? गुणसूत्र में। और जीन कहाँ पाया था? तो बोलना कि डीएनए में। बात समझ आ रहा ना। तो यही समझना बात कि केंद्रक में तो होता है क्या? गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर में होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर में भी खोजा गया तो क्या मिला? जीन मिला, है ना। अभी हम कुछ बातें फिगर के माध्यम से समझाने वाले हैं। हम कहना क्या चाह रहे थे, समझोगे? हम कहना क्या चाह रहे थे, ध्यान देना कि हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएँ, काफ़ी ज़्यादा कोशिकाएँ, ठीक ना। उन कोशिकाओं को जब जूम किया गया ना, ये क्या है? कोशिका, मान लेते हैं कि कोशिका। इस कोशिका को जब जूम किया गया तो मिला इसके अंदर में क्या मिला? केंद्रक मिला। इस केंद्रक को यदि जूम किया गया ना, इस केंद्रक को यदि जूम किया गया ना, है ना, कौन? ये केंद्रक है। इस केंद्रक को यदि जूम किया गया तो काफ़ी ज़्यादा ये क्या मिला? 23 जोड़ी गुणसूत्र क्या मिला? 23 जोड़ी गुणसूत्र मिला। इसलिए जोड़ा में से दिखाया जाता है क्योंकि एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, है ना। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या बोले तो 46, यदि जोड़ी में पूछे, है ना, तो 23 जोड़ी। तो सुनना, इसमें जो हैंसन नामक एक विज्ञानी ने आया, है ना, और इसको क्या किया? इसको खींचा। जब इस गुणसूत्र को जब खींचा ना तो क्या मिला, है ना, इस तरह से लच्छा जैसा सामान मिला, है ना। और इसको और खींच दिया, है ना, तो और खींचा तो इसके अंदर में क्या मिला? जीन मिला। क्या मिला? जीन मिला। सोचो कितने अंदर में है। मतलब सबसे पहले कोशिका के अंदर में क्या मिला भाई? तो केंद्रक के अंदर में क्या मिला? ये क्रोमोसोम मिला, है ना, गुणसूत्र मिला। इस गुणसूत्र को मतलब, है ना, इस तरह से खींचा गया तो उसके अंदर में क्या मिला? जीन मिला। तो कह सकता है कि ये भी कह सकता है कि डीएनए के अंदर में क्या पाया था? तो सीधे मार देना ऑप्शन में जीन, है ना। डीएनए के अंदर में क्या पाया था? जीन। लेकिन इस डीएनए के अंदर में भी कुछ और बातें जानकारी दिया गया, है ना। सुनना कि मैंने क्या बोला कि थोड़ा देर पीछे मैंने बोला था क्या कि डीएनए जो द्विकुंडलित होता है, कौन सा आकार का होता है? इसका संरचना कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है ना। एक, है ना, ये और ये दो कुंडलित है या नहीं? देखो इधर से, है ना, और एक इधर से, तो कौन सा आकार का होगा? द्विकुंडलित होगा, है ना। तो इसके अंदर में कहें, है ना, तो ये जो ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलता है ना, जिस पॉइंट पे जाके मिलता है ना, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, है ना। क्रोमेटाइन, क्या बोलते हैं? क्रोमेटाइन, है ना। लेकिन हाँ, एक बात समझना कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब कि, है ना, डीएनए क्या देता है? एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मान लो कि यदि किसी माता के पेट में यदि बच्चा पल रहा होता है ना, यदि किसी माता के पेट में यदि बच्चा पल रहा होता तो एक सर में 2 ही आँख होना चाहिए, एक सर में 2 ही कान होना चाहिए, एक ही नाक होना चाहिए, एक नाक में 2 ही छिद्र होनी चाहिए। ये किसको पता रहता? डीएनए को पता रहता है ना। बस जब बच्चा पल रहा होता ना तो उसमें बोल देता कि चलो अब 2, है ना, 2 आँख हो गया, अब छोड़ो, है ना।
तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए देता है। कब? जब माँ के पेट में या माता के पेट में बच्चा पल रहा होता तब, है ना। इन्फॉर्मेशन यदि किसी उसी समय यदि इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाता है तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जैसा जन्म लेता है। जैसे किसी को 6 अंगुली हो जाना, है ना, किसी को 3 आँख हो जाना, है ना, किसी को कान टेढ़ मेढ़ हो जाना, किसी को, है ना, नाक थोड़ा मुंह, है ना, इस तरह से डिजाइनगर हो जाना। मतलब कि किसके कारण है? डीएनए गलत इन्फॉर्मेशन देने के कारण होता है। बस में रहा। दूसरी ये भी बात है क्या, एक बात समझना कि डीएनए, है ना, डीएनए से ये भी हम कह सकते हैं कि यदि हम कोई भी, मान लो कि हम ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यदि यही बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, यदि मेरे माइंड में है, ये बायोलॉजी क्या है? मेरे माइंड में है। यदि यही बायोलॉजी, है ना, मेरे गुणसूत्र में नहीं, है ना, डीएनए के अंदर में यदि एंट्री कर गया, है ना, मान लो कि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यदि यही बायोलॉजी, है ना, गुणसूत्र नहीं, मतलब कि डीएनए के अंदर में एंट्री कर गया, किसके अंदर में? डीएनए के अंदर में एंट्री कर गया, तो हमसे जो बच्चा पैदा होगा वो भी बायोलॉजी में धड़ मतलब कि बोलना चालू कर देगा। यदि कोई भी पहलवान है ना, तो उसका पहलवानी मांसपेशियों में, शरीर के मांसों में होता है ना, लेकिन यही उसका पहलवानी डीएनए के अंदर में एंट्री कर गया, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा ना वो भी पहलवान ही जन्म लेगा। बात समझ आ रहा ना। मतलब डीएनए के अंदर में कोई भी यदि एक्टिविटी चला जाता है तो उससे जो बच्चा पैदा होता है उसी लक्षण का होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। बात समझ आ रहा। ये भी हम कह सकते हैं डीएनए से ओरिजिनल बच्चा देखा जा सकता है, पता किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई आकर के बोलेगा, है ना, कि हम आप मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई आकर बोलता है कि हम आप ही का बच्चा है, हमको ज़मीन जायदाद चाहिए, है ना, तो उसमें क्या होता है? डीएनए को पता किया जाता है। यदि डीएनए में, है ना, उसको माँ से, उसके पिता से यदि मैच कर गया तो बोलता है कि हाँ, है ना, ये बच्चा है जो तुम्हारा ही है ना, ये बच्चा तुम्हारा है, तो कहीं ना कहीं इसको ज़मीन जायदाद मिलनी चाहिए। तो अब तक ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीएनए के बारे में कोई भी बातें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, है ना। सारे के सारे बात मैंने पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दी हैं, है ना। सिर्फ समझना, कहेंगे तो एक बार और रिकप कर देंगे, है ना। तो डीएनए कौन सा आकार का होता है? द्विकुंडलित होता है ना। तो ये सब बातें बताया हुआ है, ऐसा बात नहीं कि रिकप करने की ज़रूरत है ना। ठीक है, बाय बाय।